आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग शब्द रचना को पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। शब्द से तात्पर्य अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह से है। शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनते हैं। शब्दों अथवा वर्णों के योग से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है तथा शब्द के खंडों को शब्दांश कहते हैं। यथा मोहन में शब्द के 3 खंड हैं, मो, ह तथा ना। इन अलग अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। यथा चिकित्सालय, इस शब्द के 2 खंड हैं, चिकित्सा और आलय, तथा दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब एक एक को विस्तार से समझते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, अतः इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। यथा नाक, कान, पीला, पर इत्यादि। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। इनकी रचना 2 प्रकार से होती है, शब्दांश एवं शब्दों के मेल से और शब्दों के मेल से। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है। यथा विनाश, अनुचर, उपकार इत्यादि। इन शब्दों में क्रमशः वि, अनु तथा उपसर्ग जोड़ा गया है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। यथा सुता, बंदरिया, खटास, उभयचर, चतुराई इत्यादि। इन शब्दों में क्रमशः आ, इया, आस, चर तथा आई प्रत्यय जोड़े गए हैं। शब्दों के योग से बने यौगिक शब्द यथा घुड़सवार, दिन रात, पीलापन आदि में दोनों खंड सार्थक होते हैं और इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यथा जलज, जल प्लस ज में दोनों खंडों का अर्थ अलग अलग है। इसका तात्पर्य है जल से उत्पन्न। जल से उत्पन्न होने वाले में सीप, घोंगा तथा घासें भी होती हैं, किंतु जलज का एक विशेष अर्थ कमल ही लिया जाता है। इसके अतिरिक्त शब्द रचना 3 अन्य प्रकार से भी होती है। पहला संधि, दूसरा समास तथा तीसरा द्विरक्ति। संधि क्या है, आइए समझते हैं। सामान्य अर्थ में संधि का तात्पर्य मेल से है। इसमें 2 अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में प्रायः शब्द का रूप छोटा हो जाता है। यथा विद्या प्लस आलय, विद्यालय। समास कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य उद्देश्य है। यथा पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। द्विरक्ति, द्विरक्ति का अर्थ है दोहराना, अर्थात एक ही उक्ति को 2 बार उच्चारित करना। यथा पानी पानी, धीरे धीरे, जाते जाते, राम राम इत्यादि। वाक्य रचना, पूर्ण वाक्य से तात्पर्य क्या होता है, आइए समझते हैं। वाक्य की रचना कई पदों के सार्थक योग से होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो। लड़का बाजार जा रहा है, यह वाक्य अपने में पूर्ण और स्वतंत्र व्याकरणिक रचना है, क्योंकि इससे पूरा अर्थ या आशय प्रकट हो रहा है। वाक्य के अंग, वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसके 2 ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जबकि उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विशेष्य कहते हैं। राम ने रावण को मारा, वाक्य में राम उद्देश्य और रावण को मारा विधेय है। उद्देश्य के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा और वाक्यांश प्रयुक्त हो सकते हैं। संज्ञा, घोड़ा बुद्धिमान पशु है, यहाँ पर घोड़ा संज्ञा है। सर्वनाम, मैं उनका ऋणी हूँ, तो मैं आपका सर्वनाम हो गया। विशेषण,
विद्वान सदा पूजा जाता है, तो विद्वान विशेषण है। क्रिया विशेषण, वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ता क्रिया है, किस प्रकार दौड़ता है, तेज, तो तेज आपका क्रिया विशेषण हो गया क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रियार्थक संज्ञा, पढ़ना ज्ञानवर्धन का सबसे बड़ा साधन है। पढ़ना वैसे क्रिया है लेकिन यहाँ पे क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो रहा है, तो यह क्रियार्थक संज्ञा हो गई। वाक्यांश, भाग्य भरोसे बैठे रहना आलसियों का काम है, तो यहाँ पर भाग्य भरोसे बैठे रहना यह वाक्य का एक अंश है, वाक्यांश। भाववाच्य में उद्देश्य प्रायः क्रिया में ही सम्मिलित रहता है। मुझसे चला नहीं जाता, लड़के से बोलते नहीं बनता। इन वाक्यों में चलना और बोलना उद्देश्य क्रिया के ही अर्थ में शामिल हैं। अर्थ अथवा भावद्योतन की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार। अर्थ अथवा भावद्योतन की दृष्टि से वाक्य मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, विधानार्थक, वह वाक्य जिससे किसी बात का होना प्रकट हो, जैसे मनुष्य विवेकशील प्राणी है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। निषेधवाचक, ऐसा वाक्य जिससे किसी विषय का अभाव या अस्वीकृति सूचित हो, जैसे वह भोजन नहीं करेगा, इस निर्जन वन में जानवर भी नहीं रहते। आज्ञार्थक, ऐसे वाक्य जिससे आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का अर्थ सृजित हो, जैसे सदा सत्य बोलो, आज तुम खेलने मत जाना। प्रश्नार्थक, वह वाक्य जिससे प्रश्न का बोध होता हो, जैसे तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी। विस्मयादि बोधक, ऐसे वाक्य जिनसे आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता हो, जैसे वाह तुमने कमाल कर दिया, कैसा सुंदर दृश्य है। संदेह सूचक, जिस वाक्य से संदेह या संभावना प्रकट हो, जैसे शायद आज पानी बरसे। शर्त बोधक, वह वाक्य जो किसी संकेत या शर्त का बोध कराए, जैसे आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ जाऊँ। वाक्य में पदक्रम, वाक्यों में पदों के उचित स्थान का विचार पदक्रम कहलाता है। वाक्य रचना करते समय यह विचार करना पड़ता है कि पद अर्थात कर्ता, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक यदि वाक्य में है, पूरक का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार आदि किस क्रम में रखे जाएं। हिंदी वाक्यों में पद क्रम के नियम निश्चित से हैं। पद का क्रम स्थान बदलने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है और अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता। हिंदी वाक्यों में पद क्रम के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म या पूरक और अंत में क्रिया रखते हैं। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, राम विद्यार्थी है। तो यहाँ पे आप वाक्य में देख रहे हैं, बालक आपका कर्ता है, पुस्तक कर्म, पढ़ता है क्रिया, फिर आपका राम कर्ता है, विद्यार्थी पूरक और है आपकी क्रिया। तो कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। इस प्रकार से आपने वाक्य का जो पद क्रम है उसको समझा। द्विकर्मक क्रियाओं में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म पीछे रखते हैं। जैसे मैंने, ये हुआ कर्ता, राम को गौण कर्म, पुस्तक मुख्य कर्म, दी क्रिया। विशेषण संज्ञा के पहले और क्रिया विशेषण प्रश्नवाचक के अतिरिक्त क्रिया के पहले आते हैं। जैसे बड़े प्रसिद्ध, यह विशेषण है, अभिनेता संज्ञा या कर्ता। आज यहाँ क्रिया विशेषण, आए हुए हैं क्रिया। निषेधवाचक अव्यय ना, नहीं, मत प्रायः क्रिया के पूर्व आते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ूँगा, तुम मत आना, जब तक मैं न आऊँ तुम तब तक वहीं रहना। शर्त बोधक, समुच्चय बोधक, यदि, तो, यद्यपि, तदापि प्रायः जोड़ने वाले वाक्यों के प्रारंभ में आते हैं। जैसे यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया तथापि वह सफल नहीं हो सका। विस्मयादि बोधक और संबोधन प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे अरे यह क्या हुआ मित्र, तुम अब तक कहाँ थे। बल के लिए हिंदी वाक्य में पदक्रम बदल भी जाता है। जैसे लड़के को मैंने नहीं देखा, कर्म का स्थानांतरण, मैंने बुलाया राम को और आए तुम, दिशा का स्थानांतरण। अन्विति, वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति को अन्विति कहते हैं। काला घोड़ा दौड़ता है,
काली घोड़ी दौड़ती है। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः घोड़ा और घोड़ी पद कर्ता हैं। उनके लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया और विशेषण में लिंग और वचन की अन्विति है। अन्विति में मुख्यतः कर्ता और कर्म के साथ क्रिया की अन्विति, संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति, विशेष और विशेषण की अन्विति पर ध्यान देना होता है। कर्ता और क्रिया की अन्विति। लिंग के अनुसार लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। वचन के अनुसार लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। पुरुष के अनुसार वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कर्ता के साथ यदि कोई परसर्ग विभक्ति चिन्ह न हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं है तो क्रिया चाहे किसी भी काल में हो कर्ता के अनुसार अन्विति होगी। जैसे श्याम रोटी खाता है, गीता रोटी खाती है, वर्तमान काल। सोहन आज पुस्तक पढ़ेगा, सीता पुस्तक पढ़ेगी, भविष्यत काल। अनेक कर्ता जब एक ही लिंग के हों तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी। जैसे राम, राजू और सोनू घर जाएंगे, सब पुल्लिंग है। राधा, गीता और पुष्पा स्कूल जाएंगी, सब स्त्रीलिंग है। अनेक कर्ता जब भिन्न भिन्न लिंग के हों तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग रूप में होगी। जैसे श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन गए। यदि अनेक कर्ता भिन्न भिन्न वचन में हों तो क्रिया प्रायः बहुवचनांत के अनुसार होगी। जैसे एक बकरी, दो भेड़ें, कई गायें चर रही थीं, दो गायें, एक भालू, एक चीता भाग रहे थे। कर्म और क्रिया की अन्विति। यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने हो तो क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे श्याम ने पुस्तक पढ़ी, राधा ने पत्र लिखा, सोहन ने पुस्तकें पढ़ी। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, मुझसे पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती। भाववाच्य में क्रिया विशेषण एक वचन में होती है। जैसे उस लड़की से चला नहीं जाता, उन लड़कियों से चला नहीं जाता, लड़कों से चला नहीं जाता। संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति। सर्वनाम का लिंग, वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुसार होते हैं जिसके लिए उनका प्रयोग हुआ हो। जैसे रमेश ने कहा कि वह कल अवश्य आएगा। श्रमिकों ने घोषणा कर दी है कि वे कल काम पर नहीं आएंगे। आदर सूचक भाव व्यक्त करने के लिए सर्वनाम और क्रिया का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे पिताजी लखनऊ गए हैं, वे 2 दिन बाद आएंगे। विशेष और विशेषण की अन्विति। विशेषण विशेष के पहले हो या पीछे सदा विशेष के लिंग वचन के अनुसार होता है। जैसे वह काला लड़का है, वह लड़का काला है। सुंदर, सफ़ेद, लाल, चतुर, चालाक आदि अकारांत विशेषण अपने विशेष के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद घोड़े, चतुर बालक, चतुर बालिकाएं आदि। संरचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार। संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य: जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य हों किंतु विधेय एक ही हो वह वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें उद्देश्य एक है श्याम और विधेय भी एक ही है पुस्तक पढ़ रहा है। मिश्र वाक्य: जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हों वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या अनेक संयोजक शब्द होते हैं। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय युक्त उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। शेष उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। इस वाक्य में उसने कहा प्रधान उपवाक्य है और मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा आश्रित उपवाक्य है। कि दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के हो सकते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य: रहीम ने कहा कि मैं सुरेश से मिलूंगा। इसमें रहीम ने कहा प्रधान उपवाक्य है जबकि मैं सुरेश से मिलूंगा आश्रित संज्ञा उपवाक्य है क्योंकि यह रहीम के द्वारा कही हुई बात के लिए प्रयुक्त है। विशेषण उपवाक्य: तुम ऐसे बात कर रहे हो जो सबको बुरी लगेगी। इसमें जो सबको बुरी लगेगी आश्रित विशेषण उपवाक्य है जिसे, जिनसे, जब, जहाँ आदि से संयुक्त होने वाले उपवाक्य प्रायः विशेषण उपवाक्य होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य: जब वह आएगा तब मैं चला जाऊंगा।
इसमें तब मैं चला जाऊंगा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान जब, ज्यों ही, जब तब, जब कभी, जहाँ तहाँ, जैसे तैसे, ज्यों त्यों आदि संयोजक शब्दों के द्वारा की जाती है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक प्रधान उपवाक्य समकक्ष समानाधिकरण उपवाक्य हों उसे संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। राम आया और सोहन चला गया। यहाँ पर दोनों समानाधिकरण उपवाक्य हैं, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। वाक्यों का रूपांतरण एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाक्यों का रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण के अभ्यास से संबंधित लोगों को तीनों प्रकार के वाक्यों की रचना करने की दक्षता प्राप्त होगी, साथ ही वे शैली की विविधता से भी अवगत होंगे। रूपांतरण के कुछ उदाहरण। सरल, भीड़ के कारण यहाँ बैठा नहीं जाता। मिश्र, यहाँ इतनी भीड़ है कि यहाँ बैठा नहीं जाता। संयुक्त, यहाँ भीड़ है और यहाँ बैठा नहीं जाता। अर्थ, शब्द और अर्थ का अटूट संबंध है। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं, परंतु दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। किसी वस्तु को देखने अथवा उसकी ध्वनियों को सुनने से मन मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती है कि यह वस्तु इस श्रेणी अथवा प्रजाति की है। इसी को अर्थबोध कहते हैं। अर्थबोध के 8 साधन माने गए हैं। पहला व्यवहार, दूसरा आप्तवाक्य, तीसरा उपमान, चौथा प्रकरण, पांचवां विवृत्ति या व्याख्या, छठवां प्रसिद्ध पद, सातवां व्याकरण और आठवां कोश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।